2 से 3 सवाल आता है। ठीक है, इसमें जरूरी चीजें पहले हम समझ लेते हैं। होता क्या है, इसमें दो तरह की भाषा है। कोणों के बारे में कहा जाता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ये दोनों असल में बराबर होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और अवनमन कोण ये दोनों बराबर ही होते हैं, बस उनके बनाने का तरीका अलग होता है। उन्नयन कोण, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है और हम नीचे से देखते हैं, अगर हम नीचे से देख रहे हैं, ए है और बी ऑब्जेक्ट है, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हमारा धरती के साथ यानी सरफेस के साथ जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। ये बनेगा उन्नयन कोण। और जब कोई चीज हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसका सरफेस ऊपर वाले वायुमंडल को हम अगर प्लेन मान लें तब उस स्तर से जब कोण बनेगा तो वो बनेगा अवनमन कोण। यानी कि अगर धरती को उसको हम बराबर कर दें, यहाँ पर ऐसे दिखा दें तो देखिए क्या है, ये है हमारी पृथ्वी और ये है आकाश, उसको हम समतल मान लेते हैं तो ये उन्नयन कोण भी क्या है, अवनमन कोण जैसा हो जाएगा। और ये अवनमन कोण नीचे उन्नयन कोण जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक दो समांतर रेखाओं के बीच में एक क्रॉस लाइन तिर्यक रेखा काटती है तब बनने वाला एक आंतरकोण हो जाएगा। ठीक है, अब उन्नयन अवनमन के बाद देखते हैं, इसमें भी वही सारे सूत्र इस्तेमाल होने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कुछ कोणों के मान जैसे 30, 45, 60, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 90 का यूज नहीं होता है वैसे, यानी कि साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, tan का भी होता है। साइन 30 हाफ, 45 1/√2 और √3/2। कॉस का होता है √3/2, 1/√2 और 1/2। tan का होता है 1/√3, 1 और √3। इतने सारे मान इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं, देखते हैं। और त्रिकोणमिति में जो कुछ सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे साइन थीटा को कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, ये सारी चीजें। सरल समीकरणों का भी इस्तेमाल, सरल समीकरण समीकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सवाल होता है, बिल्कुल सरल सा सवाल लिखते हैं पहले इंट्रोडक्शन की तरह पे। देखिए लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एक मीनार की ऊंचाई बताइए। एक मीनार की ऊंचाई बताइए जिसको प्रेक्षक 8 मीटर की दूरी से, 8 मीटर की प्रेक्षक मीनार से 8 मीटर की दूरी पर से देखता है तो उसका कोण 60 अंश उन्नयन बनता है। अब देखिए इस सवाल में दिख रहा है, एक मीनार की ऊंचाई बताइए जिसको प्रेक्षक
मीनार से 8 मीटर की दूरी पर से देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। तो हम इसमें बना लेते हैं, ये रही हमारी मीनार, ये रही मीनार, प्रेक्षक कहीं है, प्रेक्षक इसको देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनार से 8 मीटर की दूरी पर से देखता है तो उसका कोण 60 अंश बनता है। मीनार से 8 मीटर की दूरी पर भैया ध्यान दे दिया हमने, इस पे होगा मीनार के सिरों को, मीनार के सिरे को, ठीक है। 8 मीटर की दूरी पर से देखता है तो उसका कोण बनता है 60 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 8 मीटर की दूरी, ये रहा हमारा प्रेक्षक और ये है मीनार, ठीक है। अब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है आपका। तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, इसको हम मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं h, स्मॉल h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक यानी कि मीनार से प्रेक्षक की दूरी 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 8 मीटर हो गई। अब देखिए क्या है, ये है हमारा कोण, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये होती है लंब, और नीचे का आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पर लाल बटे कक्का पहले लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखते हैं लंब और आधार से कोई सूत्र होता है क्या? लंब और आधार क्या होता है? tan का होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमें ये tan की वैल्यू tan से पता चलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सवाल शुरुआत करते समय, माना मीनार की लंबाई h मीटर है, माना मीनार की लंबाई h मीटर है। हम यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं भैया, ABC, ठीक है। अब तथा AC मीनार है तथा B प्रेक्षक है, B प्रेक्षक है। माना मीनार की लंबाई h मीटर है तथा AC मीनार तथा B प्रेक्षक है। प्रेक्षक की लंबाई, प्रेक्षक की दूरी, प्रेक्षक की मीनार से दूरी 8 मीटर है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 अंश है, तब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा 60 अंश है भैया, तो tan 60 इज इक्वल टू लंब हमारा है h जो हमें नहीं पता है, और a आधार है 8 मीटर। tan 60 का मान क्या होता है भैया? √3 इज इक्वल टू h अपान 8। यहाँ पर 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि h इज इक्वल टू 8√3 मीटर। यहाँ पर हम √3 की वैल्यू 1.732 लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो, नहीं लिखते हैं तो भी सवाल सही होगा। 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 1 25, 8 सते 56, 2 58, 5 8 का नाम 8, 5 13, 13.856 आगे इसकी हाइट 13.856, ठीक है। अब इसी में देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरे टाइप का देखते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरे सवाल कर लेते हैं। देखिए, चलिए अगले टाइप का देखते हैं। देखिए, जब एक भूमि के एक बिंदु से, सवाल है भूमि के सवाल है हमारा, भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है, और यहाँ पर √3 का मान 1.732 रखना है, ठीक है। AB भवन की ऊंचाई है, BD ध्वज दंड है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल पे, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण।
10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये है हमारा भवन, इसकी लंबाई है 10 मीटर और बिंदु कोई P है, P से उसका कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश, P से उसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। ठीक है, अब कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, चलिए ये ध्वज लहरा दिया हमने। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है भैया। जब हम ध्वज के शिखर की बात करते हैं तो ये कोण जो 30 था वो उसके लिए 45 है। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी, यानी कि वो पूछ रहा है आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं माना, ठीक है, माना यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं A, B, C और P, A, B, C और P। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका क्या है। माना ध्वज दंड AB की लंबाई h मीटर है तथा बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब लिखते हैं, देखते हैं सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए इस छोटा वाला त्रिभुज BPC, देखिए ये हमेशा समकोण होता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी भवन, मीनार या जिन चीजों का हम यहाँ पर परिकल्पना करते हैं वो सभी को हम मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर है, यानी कि सीधे सीधे 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BPC में थीटा इज इक्वल टू 30 अंश है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोण के सामने वाली भुजा को हम जानते हैं कि लंब होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है और नीचे वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं लाल बटे कक्का हर बार लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो चीजों को समझने में। लंब और आधार की बात यहाँ पर भी कर रहा है, तो लंब और आधार tan से ही जुड़ा हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है 30 अंश होता है लंब और आधार। देखिए लंब कितना है हमारा 10 मीटर है, आधार हमें पता करना है। तो देखिए क्या है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 10/x, इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, x इक्वल 10√3। ये आ गया हमारा वह बिंदु भवन से कितनी दूरी पर है हमें ये पता चल गया, यानी कि x जो है हमारा भवन से उस बिंदु की दूरी हमें पता चल गई। इसमें हम 10√3 की जगह पे √3 की वैल्यू 1.732 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 17.3232 मीटर। ये हो जाएगा हमारा भवन की उस बिंदु से दूरी। अब हम दूसरे टॉप उस पे चलते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है ध्वज दंड की लंबाई भी पूछ रहा है, तो अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारा APC। देखिए इसमें पूरा शामिल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी ध्वज दंड सहित भवन की ऊंचाई हो जाएगी h+10 मीटर। ठीक है, h+10 मीटर। और अब x हमें पता है यहाँ पर, तो देखिए त्रिभुज APC में थीटा इज इक्वल टू 45 है, थीटा इज इक्वल टू 45 है। यहाँ पर भी लंब और आधार की बात कर रहा है, तो हम tan का ही इस्तेमाल करेंगे, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू लंब हमारा h+10 है और आधार अभी हमें मिला है 10√3 रखेंगे, क्योंकि √3 अभी देख लेते हैं जो भी होगा। तो देख लें 1 इज इक्वल टू h+10 डिवाइडेड बाई 10√3, यहाँ पर मान लिखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं भैया। ये हो जाएगा h+10 इक्वल 10√3, h इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10 इक्वल 10 कॉमन कर लेंगे 1 माइनस √3, यानी कि ऊंचाई आ गई 10। अब यहाँ पर क्या रख सकते हैं,
√3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732। एक में से जब इसको घटाएंगे भैया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है हमने, √3 - 1 तो ये हो जाएगा 1.732 - 1, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो 10 × 0.732 = 7.32 मीटर। ध्वजदंड की लंबाई हो जाएगी 7.32 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमें निकालनी थी 7.32 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा एक अन्य सवाल है, लिखा हुआ है 15√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नतांश 60 अंश है तथा 15 सेकंड के पश्चात 30 अंश हो जाता है। एक वायुयान आसमान में उड़ रहा है, एक वायुयान आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, और वो उड़ता हुआ किसी दिशा में जा रहा है। चलिए देखते हैं किस दिशा में जा रहा है। 60 किलो ऊंचाई पर, नियत ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि वो जमीन से, ये देखिए ये 500√3 1500√3 है, 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और उस समय उसका उन्नतांश है 60 अंश, उसका उन्नतांश है 60 अंश। अब वो उड़कर यहाँ पहुंच गया, तब उसका उन्नतांश ये हो जा रहा है आपका 30 अंश, ये हो जा रहा है 30 अंश। अब ये आपसे पूछ रहा है, ये बता रहा है और पूछ भी रहा है आपके 15 सेकंड पश्चात वायुयान की गति पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे 15 सेकंड लगे हैं। कितना लगा हुआ है? 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड। यहाँ पे लगा है 15 सेकंड। तो ये पूछ रहा है वायुयान की गति, वायुयान की गति।